नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन दान। नंदा जी का छोटा बेटा रोशन दिखने में इतना आकर्षक था कि जो भी उसे एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। रोशन को ही नहीं, नंदा जी और उनके पति को भी यही यकीन था कि रोशन के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी और उन्हें चुनाव करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर लाइन तो क्या, वे तो आंखें खोले इंतजार करते ही रह गए। कोई भी अपनी बेटी की शादी रोशन से नहीं करना चाहता था। दरअसल मन बहलाने और रिश्ता जोड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई भी भले परिवार का व्यक्ति अपनी बेटी के लिए एक दिल फेंकू और जगह जगह मुंह मारने वाले से संबंध जोड़ना नहीं चाहता। मोहल्ले में तो दबी जबान में यह भी कहा जाता था कि रोशन और उसकी भाभी के बीच भी अनैतिक संबंध है। शायद इसलिए नंदा जी उसका विवाह करने के लिए जी जान लगा रही थी। ऊपर से रोशन को नेतागिरी का शौक था, कभी किसी विधायक के साथ, कभी किसी मंत्री के साथ। माता पिता अपने बेटे की आदतों को भली प्रकार से जानते थे, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि शादी हो जाएगी, बाल बच्चा हो जाएगा और ये अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगा। नंदा जी जानती थी कि रोशन की असलियत सभी रिश्तेदार जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा तो रिश्ता कभी नहीं भेजा जाएगा। जब नंदा जी के छोटे बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं आया तो चिंतित होकर उन्होंने अपनी सहेली से जिक्र किया। तो नंदा की सहेली ने अपनी ननद कामनी का नंबर देकर बात करने के लिए कहा। कामनी एक मैरिज ब्यूरो चलाती थी। माँ के दिल को रोशन के भविष्य की चिंता सताने लगी और उन्होंने मैरिज ब्यूरो वाली को फोन मिला दिया। कामनी ने नंदा जी और उनके बेटे रोशन को एक कृष्णा नाम की लड़की से मिलवाया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, जिसे देखने के बाद रोशन ने तुरंत शादी करने से मना कर दिया और वह वहां से उठकर घर चला गया। उसके पीछे पीछे नंदा जी भी घर आ गई और घर आकर वह रोशन पर बिफर पड़ी और कहा, अरे करम जले, तू क्या कहीं का राजा महाराजा है जो तेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी कोई तुझे अपनी लड़की देगा? माँ, तेरा बेटा हीरो है, हीरो। मैं उस उल्टे तवे से शादी हरगिज नहीं करूंगा। लड़कियों की कोई कमी नहीं है, तेरे आगे हीरोइनों की लाइन लगा दूंगा। चुप रह बेशर्म, किसी और के सामने दिखाना ये नवाबगिरी। नंदा जी ने अगले दिन एक बार फिर से कामनी जी को फोन मिला दिया और कहा, हेलो कामनी जी, मैं नंदा बोल रही हूँ। मेरा बेटा रोशन लड़की को एक बार और देखना चाहता है। क्या लड़की दोबारा देखना चाहता है? कल तो उसने कहा था कि लड़की सांवली है, अब क्या हुआ? हाँ कामनी बहन, दरअसल वो जल्दबाजी पता भी है, उसने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर बोल क्या रहा है। वो तो अच्छा है कि अभी लड़की वालों का फोन नहीं आया। पर बहन ये तो बताओ, मैं उन्हें दोबारा आने का क्या कारण बताऊंगी? माफ कीजिएगा कामनी बहन जी, आप ही इस बिगड़ी बात को संभालिए। क्या कहना है आप ही सोचिए। कामनी अच्छी तरह जानती थी कि लड़की की माँ सौतेली है, इसलिए उसे दोबारा लड़के को बुलाकर दिखाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। कामनी इस बात का विश्वास दिला चुकी थी कि एक पैसा खर्च नहीं होगा, राज करेगी लड़की। बस खाते पीते घर का लड़का थोड़ा राह से भटका है। सौतेली माँ ने भी पिता को समझाते हुए कहा, कौड़ी तो तुम्हारे पास है नहीं, सोचते हो कि लड़की को धन्ना सेठों के ब्याह दे। अरे अक्ल से काम करो, क्या करना है, बिगड़े चाहे सुधरे, बच्चे हो जाएंगे फिर इसकी ही चलेगी। इधर नंदा जी ने भी लड़के को पहलाते फुसलाते हुए कहा, तुझे कौन सा पार्टी में लेकर जाना है उसे? काला तवा हो या पूनम का चांद, कम से कम रोटी पानी देने वाली तो आ जाएगी। बस हफ्ते के अंदर ही मंदिर में फेरे डलवाकर घर ले आए। उसी दिन पग फेरे की रस्म अदा करवाई और फिर कभी मुड़कर मायके वालों ने देखा तक नहीं। वैसे कहा भी जाता है कि मां ना हो तो पिता पहले सौतेला हो जाता है, पर कृष्णा बचपन से ही संघर्षों का सामना करती आई थी। जब शादी के 4 दिन बाद तक पति के दर्शन नहीं हुए तो सास से पूछ बैठी, माँ आपका बेटा कहाँ है? ये तो मुझे पता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं, पर अब जैसी भी हूँ उनकी पत्नी हूँ, क्या आप एक बार उनसे मेरी मुलाकात करवा देंगी? नंदा जी तो खुद परेशान थी, बात घुमाते हुए बोली, वो बहू रोशन का दोस्त बड़ा बीमार है, बस उसी की देखभाल के लिए अस्पताल में रुका है। दरअसल वह बेचारा अकेला है। नंदा जी ने उसी समय अपने पति और बड़े बेटे को उन जगहों पर भेजा जहाँ रोशन मिल सकता था। खैर किसी विधायक के फार्म हाउस में नशे की हालत में मिला। भाई और पिता सहारा देकर लाए और कृष्णा के कमरे में पहुंचाया। कृष्णा को इसी बात से तसल्ली मिली कि आखिर सास ससुर ने उसकी बात को सुना तो सही, मना कर देते या उल्टा सीधा कह के चुप करा देते तो वह क्या कर लेती।
अगले दिन सुबह पति के उठने से पहले ही वह नहा धोकर बड़ी सादगी से तैयार हो गई। रंग थोड़ा पक्का अवश्य था, पर मैरून रंग की साड़ी, चूड़ियों से भरी कलाई, माथे पर छोटी सी बिंदी और सर पर टिके पल्लू में वह गजब की आकर्षक लग रही थी। जब रोशन की आंख खुली तो कृष्णा के तेजस्वी चेहरे को वह देखता ही रह गया। अपनी सफाई देते हुए बोला, असल में मैं जहाँ काम करता हूँ उन्होंने एक जरूरी काम से दूसरे शहर भेज दिया था। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है और आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। चलिए तैयार हो जाइए, आज हमें मंदिर भी जाना है। हे भगवान, कहाँ फंस गया, मैंने इसे जीवन साथी चुना। कोई बात नहीं, नई चिड़िया है, 2-4 दिन उड़ने दो, फिर ऐसे पंख काटूंगा कि पता चल जाएगा। पर 2-4 दिन कहाँ, रोशन तो दोपहर के भोजन के बाद ही भाभी के कमरे में जा पहुंचा। रसोई में केवल सास और कृष्णा थी। उसने हिम्मत करके पूछा, माँ भाभी कहाँ है, खाने के लिए बुला लाऊं? भैया तो रात को आते हैं ना, तू खा ले, वो अपने आप खा लेगी। बर्तन साफ करने वाली शाम को आती है, तब तक तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। कृष्णा कमरे में जाकर लेट गई। पहले तो सोचा था कि रोशन यहीं होगा, फिर लगा कि शायद बाहर होगा, पर जब काफी देर तक वह नहीं आया तो वह सोच में पड़ गई, क्योंकि सास ससुर को उसने कमरे में जाते देखा। जेठ सुबह ही ऑफिस चले गए। जेठ के दोनों लड़के स्कूल से 4 बजे तक आते थे और जेठानी, कहीं जेठानी और रोशन, छी मैं क्या सोच रही हूँ। पर उसने कई बार इस तरह की बातें सुनी हैं, तो क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? सोचते सोचते कृष्णा की आंख लग गई। रोशन तो आजाद पंछी था। शादी के 3 दिन बाद ही उसके लिए घर में टिकना मुश्किल हो गया। 15 दिन के अंदर ही कृष्णा अच्छी तरह समझ गई कि मामला बड़ा पेचीदा है। बाहर की तो बात ही जाने दो, घर में भी हाय राम, आखिर माँ देखकर भी क्यों अनदेखा कर रही है, क्यों बड़ी बहू को कुछ नहीं कहती। इसका मतलब है कि केवल सौतेली माँ ही उसके दुखों का कारण नहीं थी, और भी ना जाने कितने इम्तिहान देने हैं। एक दिन कृष्णा ने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ एक बात पूछूं? क्या क्या पूछेगी और मैं क्या क्या बताऊंगी, फिर भी पूछ ले। मुझे पता है कि एक औरत होकर मैंने दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचा, पर उस माँ के दिल का क्या करूं जिसे पता है कि उसके बच्चे को कोई एक रोटी भी नहीं देगा। ये तो 4 दिन की जवानी है, फिर मारा मारा फिरेगा। माँ मैं घर के बाहर की नहीं बल्कि घर के अंदर की बात कर रही हूँ। तो तू समझ गई, ये जवानी सबसे ना संभलती बहू, यही तो फर्क है जानवर और आदमी में। इसी धरती पर पतिव्रता भी है और इसी धरती पर वैश्याएं भी। पर मैं किसे कहूँ जब मेरी ही औलाद मेरे वश में नहीं। मेरा रोशन पहले बड़ा सीधा था, जब से बड़े का ब्याह हुआ घर की तकदीर फूट गई। मेरे बड़े बेटे रोहित को तो बस यही पता है कि लोग तो कहानियां गढ़ते हैं, कहीं से एक बार कुछ सुन लिया होगा। मैंने ही यकीन दिलाया कि लोग बात बनाते हैं। उस दिन भी बोला था, माँ अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो या तो खुद मर जाता या इसे मार देता। इसी तरह समय गुजरता गया और शादी के 3 महीने बाद पता चला कि कृष्णा के पांव भारी हैं। खबर मिलते ही रोशन तो बिफर उठा, बच्चा ये क्या आफत आ गई। माँ मैंने कह दिया इसे किसी अस्पताल में ले जाओ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन कृष्णा ने कहा, मुझे चाहिए और मेरे बच्चे के लिए आप कुछ मत करना। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि कृष्णा जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। इन दिनों में रोशन जितनी मानसिक परेशानियां दे सकता था उसने दी, पर कृष्णा उतनी ही मजबूती के साथ खुद को आगे बढ़ाती रही। निश्चित समय पर कृष्णा ने 2 फूल सी नाजुक और दूध सी सफेद बेटियों को जन्म दिया। डिलीवरी के समय सास उसके साथ थी। रोशन तो अपनी बेटियों को देखने तक नहीं आया। हाँ, जेठ के साथ जेठानी जरूर आई, पर आंखें चुराती नजर आई। कृष्णा की दोनों बेटियों को बाप का रंग रूप मिला था, जो देखता गोदी में उठाए बिना ना रहता। रिद्धि सिद्धि 6 महीने की हो चुकी थी, पर रोशन ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन नंदा जी धूप में बैठी बच्चियों के साथ खेल रही थी कि तभी रोशन वहां आया और बच्चियों की तरफ पीठ करके बैठ गया। तभी नंदा जी बोली, बोलो पापा। और सचमुच पापा की आवाज आई, पर रोशन जस का तस अपने स्थान पर जमा रहा। अगले दिन बच्चियां बेड पर आराम से सो रही थी और कृष्णा पास ही बैठी कपड़ों की मरम्मत कर रही थी। इतने में बच्चियां रोने लगी। कृष्णा दूध पिलाने लगी तो अचानक उसने देखा कि रोशन तिरछी निगाहों से उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही उसकी नजर कृष्णा पर पड़ी, उसने तुरंत आंखें फेर ली। आज कृष्णा की बेटियों का अन्नप्राशन था। इस पूजा में शामिल होने के लिए रोशन केवल इस शर्त पर घर में रुका था कि वो हवन में नहीं बैठेगा। इसलिए नंदाजी ने बड़े बेटे और बहू से हवन में बैठने को कहा। तभी पड़ोस की एक महिला ने मजाक में कहा, अरे रोहित बेटा, तुझे पता है कि जो बच्चियों को गोद में लेकर बैठेगा
बच्चियों पर उनका ही प्रभाव पड़ेगा और इस जमाने में तेरे जैसे सीधे लोगों का कहाँ गुजारा। तभी रोशन प्रसाद बनाती माँ के पास जाकर बोला, माँ, हवन में पापा के साथ आप बैठो। भैया तो ठीक है, पर भाभी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियों पर उनका प्रभाव पड़े। इतना सुनते ही आज कृष्णा के सब्र का बांध टूट गया। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, मेरी बच्चियां? तुम्हारी कौन सी बच्चियां? धीरे बोल कृष्णा, बाहर लोग बैठे हैं, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटियां बिना बाप की नहीं है। माँ, आज चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जैसा वातावरण होगा बच्चों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। कल को अंश और वंश भी चाचा और माँ की देखा देखी करे तो कैसा लगेगा? देखो रोशन, आज या तो तुम मेरे साथ हवन में बैठोगे या भैया के साथ उनकी पत्नी। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। आज रोशन को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही कृष्णा है जिसे मेरे और भाभी के बारे में सब कुछ पता होते हुए भी आज तक मुझसे कोई सवाल नहीं किया। रोशन कृष्णा से कहता है कि मैं केवल हवन के समय ही रिद्धि सिद्धि को अपनी गोद में लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा रत्ती भर प्रभाव भी इन पर पड़े। जब हवन के बाद रोशन और कृष्णा माँ पापा का आशीर्वाद लेने आए तो वे बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली जिसने दलदल में फंसे हमारे बेटे को बाहर निकालकर उसे नया जीवन दान दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।